हेलो। हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है। बोलो। सर, सर एक बात पूछनी है सर। ये जो लास्ट क्लास थी और सर ये क्लास है, ये पुरानी क्लासेस के आगे कंटिन्यू है सर या फिर से स्टार्ट है? क्या मतलब? ये जो थर्मो सर आप करवा रहे हैं आज तो थर्मो पहले जो कराए थे ना, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं कराए थे ना। आपसे नहीं कराए थे? तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं नहीं सर, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ सर। हाँ। तुम लोग ये सब क्यों पूछते हो? तुमको देखो, सर अगर लगता है कि तुम कुछ सीख रहे हो तो करो अटेंड, नहीं लग रहा है कि नहीं सीख रहे हैं तो मत करो अटेंड। ठीक है ठीक सर, है। ठीक है सर, थैंक यू इसमें सर। मेन तो यही देखा जाता है ना कि हमें आ रही है कि नहीं आ रही है ये चीजें। ठीक है। यस सर, यस अब सर। तुम लोग ये सोचते हो कि अगर ये पहले कराया गया होगा, ठीक है, तो फिर वहां पे रिकॉर्डेड में होगा, उसको जाके देख लेंगे। ठीक है। तो अगर लाइव चल रहा है तो लाइव देख लो। या फिर ये भी सोचते होंगे कि हम तो ये कर चुके होंगे लेकिन अभी भूल गए हैं, हम उसको रिवाइज कर लेंगे। सर आपने अब अच्छा पढ़ाया है पहले से लग रहा है। प्रॉब्लम करा रहे हैं ना वो तो। उस टाइम थ्योरी करा रहे थे। उस टाइम तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी चल रहा था ना, तो थ्योरी में तो बेसिक चीजें ही होती है। चलो ठीक है, देखो कुछ प्रॉब्लम्स और अभी डिस्कस करेंगे। थ्योरी तो हम सब बता दिए थे तुम लोग को, है ना। ये हीट इंजन वगैरह सब का थ्योरी बता दिया था, है ना। हीट इंजन का था, फिर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ये सब कुछ थ्योरी तो सब बता दिए हैं। ठीक है। और फेज ट्रांजिशन भी करा दिया था, है ना। प्रॉब्लम तो सब बस बचा हुआ है। ठीक है। सर हम्म। क्वेश्चन नंबर 7 बता दो। देखो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7 ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें लिखा है इन द प्रोसेस पीवी स्क्वायर सर इक्वल ये टू कॉस्ट। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। हम सर्च कर लेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। व्हेन ए गैस एक्सपेंड्स एक मिनट। एडियाबेटिकली व्हेन ए गैस, यही है। एक्सपेंड। देखो ये है क्या 96, ये जो यहाँ पे एक्सपेंड्स एडिबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V1, यस सर। यही है। देखो क्वेश्चन नंबर 94 इस पे दिखा रहा है, नेट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें देखो लिखा है व्हेन ए गैस एक्सपैंड्स एडिबेटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 बाय क्वाजी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक मतलब स्लो स्लो प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। ठीक है ना। इट कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 if now the same process is carried out adiabatically and irreversibly, and temperature T2 dash is the temperature of the gas when it has equilibrated, then ठीक है। तो फिर क्या होगा? देखो इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि कोई एक गैस है जो एक्सपैंड किया आइडियाबेटिकली, ठीक है ना, फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। तो मान लो ये वॉल्यूम V1 है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस वॉल्यूम इज V1 और दिस वॉल्यूम इज V2। तो वॉल्यूम V1 से V2 तक ऐसे एक्सपैंड कर गया। ठीक है ना। तो देखिए ये जो हम ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ जब बनाते हैं तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो ग्राफ बनाया जाता है ना, दैट इज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का कोई ग्राफ नहीं बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये रिवर्सिबल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो इसमें बोला गया है व्हेन ए गैस एक्सपैंड्स एडिबेटिकली फ्रॉम इक्विलिब्रियम, sorry, from volume V1 to V2 by quasi-static reversible process, it cools from temperature T1 to T2. If now the same process is carried out adiabatically and irreversibly, and T2 primed is the temperature of the gas when it has equilibrated, then तो अब देखो मतलब इसमें जो है ना, ऐसा बोला जा रहा है कि पहले एक रिवर्सिबल प्रोसेस से एक्सपैंड किया वॉल्यूम V1 से V2 तक। यहाँ पे वॉल्यूम V1 था और इधर वॉल्यूम V2 है। अब एक बार इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक्सपेंशन जो है वो कैसा है, एक्सपेंशन जो है वो बेसिकली इसी तरह का है। ठीक है ना। इरिवर्सिबल ही है, नहीं मतलब आइडियाबेटिक ही है। और मतलब वॉल्यूम का एक्सपेंशन ऐसा ही हो रहा है V1 से V2 तक। तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। देखो इसमें ये प्रोसेस हुआ, ठीक है ना,
तो अगर हम ऐसे निकालेंगे, देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हम जो है ना ये इनिशियल स्टेट दिया हुआ है और ये फाइनल स्टेट, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें रिवर्सिबल जो बोला गया ना, उसमें टेम्परेचर मान लो यहाँ पे बोला गया T1 और ये टेम्परेचर T2 बोल दिया गया है, ठीक है। और इरिवर्सिबल जो बोला गया है, देखो इरिवर्सिबल इसमें ऐसा है कि यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 ही है, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 डैश बोला गया है, ठीक है ना। दैट इज, एक मिनट देखें, टेम्परेचर इज T2 डैश। फाइनल टेम्परेचर मतलब स्टार्ट तो वहीं से हुआ है T1 से, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम T1 बट फाइनल टेम्परेचर इज T2 डैश। तो अब बोला जा रहा है कि हमें इसमें बताना है कि T2 का जो है ना, वो T2 डैश का T1 डैश से रिलेशन पूछा गया है, ठीक है ना। T2 डैश जो होगा वो T1 डैश से किस तरह से रिलेटेड होगा, ओके, दैट इज टू बी आस्क्ड, ओके। T2 डैश इज मतलब हाउ T2 डैश इज रिलेटेड टू T2, ठीक है ना। ये बेसिकली हमें बताना है। तो देखो, कभी आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है क्या कि T2 डैश मतलब रिवर्सिबल का कोई फिजिकल क्वांटिटी इरिवर्सिबल से कैसे रिलेट होता है? ऐसा तो हम लोग जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे ना, तो उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो आइसोलेटेड सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो 0 होता है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होता है। बस इतना ही बताया गया था। ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी में और कोई रिलेशन तो नहीं बताया गया था ना, देयर इज नो रिलेशन एज सच, ओके। तो जानते हो, देखो अपना कॉमन सेंस लगा करके हम ये बता सकते हैं कि इसमें जानते हो T2 डैश को हम इक्वलिटी से T2 से रिलेट तो नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। कि कोई ऐसा प्रोसेस मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड मतलब रिलेशन होता ही नहीं है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। तो मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला बन ही नहीं सकता है कि T2 डैश इज इक्वल टू समथिंग इनटू T2, ऐसा कुछ नहीं बन सकता है। तो मतलब इसमें जो रिलेशन आएगा ना, वो इक्वलिटी इनइक्वलिटी का ही हो सकता है। तो ठीक है ना, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी का ही रिलेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो, हम ऐसे इस तरह से बेसिकली कह सकते हैं कि ठीक है। तो इसमें जानते हो एक्चुअली ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना, इसमें ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है T2 प्राइम इज इक्वल टू T2, और एक दिया हुआ है T2 प्राइम इज ग्रेटर देन T2, और बाकी कुछ फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं। तो फॉर्मूला तो हम किसी तरीके से डेराइव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें बस एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि T2 प्राइम क्या T2 के इक्वल हो सकता है या ग्रेटर देन T2 हो सकता है, ठीक है ना। सो दैट ओनली वी कैन चेक, ऑलराइट। तो देखो इसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये आइडियबेटिक प्रोसेस बोला गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जैसे इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल आइडियबेटिक प्रोसेस बोला गया है, ठीक है ना। सो दिस इज इरिवर्सिबल आइडियबेटिक प्रोसेस। तो अच्छा, दूसरी बात जानते हो क्या है कि इसमें गैस को भी आइडियल गैस नहीं बोला गया है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आइडियल गैस है, ठीक है ना। मतलब एक सिस्टम से बोला गया है, दिस इज सम सिस्टम, ठीक है ना, सम सिस्टम है। अब देखो क्वेश्चन में कहीं पे आइडियल गैस तो नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो हम लोग अगर देखो इस तरह से थिंक करते हैं, एक्चुअली क्या होगा कि जैसे अगर हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है ना, तो एक्चुअली ये जो टर्म है ना यहाँ पे डेल्टा यू, वो बेसिकली सेम होगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात जानते हो क्या है कि ये जो रिलेशन भी होता है ना, ये जो हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डी डब्ल्यू, ये भी जो है ना बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस में लगता है। इरिवर्सिबल में ये चीज हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, वी डोंट अप्लाई दिस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसमें ऐसा हो जाता है ना बेसिकली, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना, देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कि डेल्टा एस जो फिर निकलता है ना, जैसे डेल्टा एस इक्वल टू, याद है ना, डी क्यू बाई टी, ये होता है रिवर्सिबल के लिए, याद है ना। डेल्टा एस चेंज इन, सॉरी डेल्टा क्यू बाई टी, या ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन वगैरह लिखते हो गए तो चलो मैं ऐसे लिख देगा, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। एंट्रोपी जो आप लोग लिखते हो ये रिवर्सिबल के लिए होता है, लेकिन इरिवर्सिबल जब लिखते हैं ना, इरिवर्सिबल एक बार देख लोगे नोट्स में ये बताया गया है, इरिवर्सिबल में हम लोग डेल्टा एस जो लिखते हैं ना, दैट इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बाई टी होता है, इज दैट ओके, इट इज ग्रेटर एक्चुअली, ठीक है ना। तो
ठीक है। तो मतलब यहाँ से dq जो आता है हमारा, देखो dq इक्वल टू TdS है ना, dq जो हम लोग लिखते हैं दैट इज TdS, ठीक है ना, dq इज इक्वल टू TdS लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो dq होगा ना, dq इट इज लेस देन TdS आ रहा है, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो लेस देन TdS। तो अगर आप ऐसे देखें, देखो dq इज इक्वल टू हम ऐसे लिख देंगे du प्लस dw इज इक्वल टू TdS हमारा आ जाएगा इसमें रिवर्सिबल में, और इधर से आ जाएगा हमारा देखो du प्लस dw, ठीक है, दैट इज लेस देन TdS। ओके, तो ये अच्छा इसमें, चलो ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए क्या होगा, ds ये जो चेंज इन एंट्रोपी होता है ना, वो बेसिकली ये जो है ना बेसिकली क्या होता है कि स्टेट फंक्शन होता है, एंट्रोपी चेंजेस स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। तो ये स्टेट फंक्शन है, तो इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में एंट्रोपी में जो चेंज होगा ना वो सेम होगा, चेंज इन एंट्रोपी विल बी सेम, ठीक है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी, क्योंकि स्टेट फंक्शन होता है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, देखो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है ना, तो चेंज इन, तो इन दोनों में अगर हम बात करें ना, देखो इन दोनों में, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगा दोनों में, ठीक है ना। चेंज इन एंट्रोपी जो आएगा वो भी सेम आएगा, क्योंकि ये सभी स्टेट फंक्शन होते हैं, समझ लो ना, दीज आर स्टेट फंक्शन। वर्क इज नॉट स्टेट फंक्शन, समझ गया ना, वो पाथ फंक्शन होता है। तो पाथ प्रोसेस अलग हो गया ना दोनों में, इसमें क्या बोला गया, रिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल, तो वर्क जो है डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, इसमें बोल दिया, अच्छा आइडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो लेकिन आइडियाबेटिक प्रोसेस है लेकिन रिलेट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इरिवर्सिबल जो होता है ना वो नॉन इक्विलिब्रियम होता है। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो, उसमें प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब हर मोमेंट पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो देखो अगर हमारे पास इस तरह का कुछ रिलेशन आता है, इससे कुछ कंक्लूजन निकलेगा क्या, देखो जैसे हम टी यहाँ से निकालते हैं, देखो इससे टी निकालोगे ना, तो इससे टी कितना निकलेगा, टी इज इक्वल टू du और प्लस dw और बाय ds, ठीक है ना। इससे टी निकालेंगे अगर हम, तो बेसिकली क्या निकलेगा, इससे आ जाएगा टी इज ग्रेटर देन du प्लस dw और बाय ds, ऐसा कुछ आ रहा है। हालांकि इससे कंक्लूजन नहीं निकलेगा हमारा, इस वाले से अगर हम निकाल रहे हैं ना, तो टी थोड़ा इस क्वांटिटी से क्या आ रहा है, बिगर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो du और ds तो दोनों में सेम होगा, dw का डिफरेंस है यहाँ पे, नहीं यहाँ से रफली तो लग रहा है कि टी प्राइम इज ग्रेटर देन, मतलब इस वाले में टी क्या आ रहा है, इस क्वांटिटी से ग्रेटर आ रहा है, इस वाले में टी जो आएगा वो इस क्वांटिटी के इक्वल आ जा रहा है। तो मतलब हम रफली ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो है ना ग्रेटर आया। देखो इसमें आंसर ग्रेटर दिया हुआ है क्या, हाँ, तो ये एक्सप्लेनेशन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। इरिवर्सिबल में जो टेम्परेचर होगा ना वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यही, चलो ये एक्सप्लेनेशन एक हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें जानते हो दूसरा हम एक्सप्लेनेशन फिजिकल ग्राउंड पे सोच रहे थे, दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका जानते हो ये होगा, हाँ किससे, नहीं तो यहाँ से ऐसा लग रहा है ना कि टेम्परेचर जो आ रहा है ना वो थोड़ा ग्रेटर आ रहा है, ठीक है ना। वो तो हम पहले ही बोले ना कि दोनों में, जानते हो एक्चुअली हम तो ऐसे बोलने वाले थे कि हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कोई रिलेशन हम जानते ही नहीं है, मतलब इक्वालिटी का कोई रिलेशन होल्ड नहीं करता है। तो हम जानते हो क्या बोलने वाले थे कि ऑप्शन में देखो सब रिलेशन दिया हुआ है ना, तो एक ही दिया हुआ है जो रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। में इक्वल इक्वल करके दिया हुआ है ना, तो हम कहाँ से लाएंगे वो इक्वालिटी का रिलेशन, एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है टी डैश इज ग्रेटर देन, तो वो कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं हुआ। तो हम तो ऐसे ही बोलने वाले थे कि वही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन जस्टिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम देखें ना, तो इस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जानते हो दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखो हम बता रहे हैं, दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है, देखो जैसे मान लीजिए कि कोई गैस है, ठीक है ना, अब उसमें हम पिस्टन को ऐसे मूव करा रहे हैं, जैसे आइडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन हो सकता है या फिर आइडियाबेटिक कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है, दो ही तो हो सकता है ना, इधर एक्सपेंशन या कंप्रेशन। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब जानते हो क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, अब आप जो है ना पिस्टन को मूव करा रहे हो, अगर यहाँ पे ये जो है ना कॉन्टैक्ट जो है ना ये स्मूथ है, अगर इफ कॉन्टैक्ट इज स्मूथ, ठीक है ना, तो ये प्रोसेस जो होगा ना वो रिवर्सिबल होगा, और इफ कॉन्टैक्ट इज रफ, तो ये प्रोसेस जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा, समझ गया ना।
तो आप ऐसे सोचिए कि अगर ये स्मूथ होगा तो ज्यादा टेम्परेचर डेवलप होगा, या फिर जब रफ होगा तो ज्यादा टेम्परेचर डेवलप होगा? रफ होगा तो डेवलप होगा ना। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, रफ रफ जो होगा वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि रफनेस में जो है ना थोड़ा जो वर्क डन किया जा रहा है ना वो हीट में मतलब उससे हीट जनरेट होगा। इज दैट ओके? तो नहीं मतलब इसमें ऐसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा ना तो वर्क डन जो है ना वो हीट में ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली वहां पे टेम्परेचर ज्यादा जनरेट होने का चांस है। तो ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, और आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना, बेसिकली कि रफनेस की वजह से ज्यादा हीट डेवलप होगा। हम्म। देखो इस तरह से अगर हम देखेंगे ना इरिवर्सिबल प्रोसेस में, तो मतलब ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ से देखो वर्क डन के पॉइंट व्यू से बात करोगे ना, जैसे मान लो TDS है, ठीक है ना, और -DU, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है, इसमें जो निकलेगा हमारा वो कितना हो जाएगा, वर्क डन जो है ना उससे कम हो जाएगा। यहाँ पे TDS और -DU से वर्क डन जो है ना कम हो जाएगा। उसमें जो है ना मतलब वर्क डन ऑन सिस्टम जो होगा ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो ये हम देख रहे हो ना, यहाँ से क्या क्या निकल रहा है, वो थोड़ा मतलब इस क्वांटिटी से कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क डन थोड़ा लेस हो जाएगा। या फिर अगर आप ऐसा कहते हो वर्क डन को हम सेम रखना चाहते हैं ना, तो हमें बेसिकली ज्यादा वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, ये कह सकते हो। इफ यू वांट टू कीप द वर्क डन सेम, ठीक है ना, तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा हीट डेवलप होगा, ठीक है ना। मतलब सेम इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी आपको वर्क करना पड़ेगा ना, तो मतलब यहाँ पे वर्क को कह सकते हो कि बढ़ाना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना। तो मतलब जानते हो, चलो इसका एक्सप्लेनेशन आप इसी से समझ लोगे। ये जो है ना यहाँ से बेसिकली समझ में आ रहा है ना कि जैसे रिवर्सिबल में जो है ना चेंज इन एंट्रोपी इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इससे हमारा DQ, अब DQ को हमने ये लिख दिया, तो यहाँ से T का ये रिलेशन बन रहा है। इसमें इरिवर्सिबल में चेंज इन एंट्रोपी इस क्वांटिटी से बड़ा होता है, तो यहाँ से T जो है ना थोड़ा ग्रेटर जैसा लग रहा है ना देखने में, तो इसीलिए हम बोल देंगे T प्राइम जो T2 प्राइम होगा ना दैट इज ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक है। दैट्स इट, ऑलराइट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या? चलो सर इसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं। हाँ बोलो। सर एडियाबेटिक प्रोसेस तो इन जनरल फास्ट प्रोसेस होती है, और हाँ हम क्वाजी क्वाजी एडियाबेटिक बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? क्वाजी स्टैटिक और उसके साथ एडियाबेटिक को कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो देखो क्वाजी स्टैटिक जो है ना वो इक्विलिब्रियम के लिए भी यूज होता है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ ना, देखो एक स्टूडेंट ये पूछ रही है कि क्या बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस जनरली फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है ना, और क्वाजी स्टैटिक अगर हम उसके साथ लगा देते हैं, क्वाजी स्टैटिक क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो हम फास्ट और स्लो दोनों को मिक्स कैसे कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्वाजी स्टैटिक वर्ड जो है ना मतलब एक तरह से समझ लो कि इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करने के लिए बोला जा रहा है। कि मतलब जैसे कोई प्रोसेस होता है ना, तो सिस्टम जानते हो, देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो ना कि सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट टू सम फाइनल स्टेट। तो इसके कुछ इंटरमीडिएट स्टेट होंगे ना, इन सबको हम इक्विलिब्रियम स्टेट मानेंगे। वी विल अज्यूम ऑल दिस टू बी इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब यहाँ पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब वेल डिफाइंड होगा, तो हम फिर आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह यूज कर लेंगे, PV इक्वल टू nRT। अब मान लो सिस्टम अंडर मतलब एक प्रोसेस हो रहा है और इसमें प्रेशर अगर वेल डिफाइंड नहीं है, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए हम मानकर चल रहे हैं कि क्वाजी स्टैटिक का मतलब वो इंडिकेट ये किया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट ही हम लोग सभी को एज्यूम करेंगे। सो वी विल अप्लाई द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ना उसको अप्लाई करेंगे, ओके। हाँ अब बताओ कौन सा क्वेश्चन है। तो चलो एक दो क्वेश्चन और पिक करते हैं, देखो रैंडमली। एक क्वेश्चन 99 नंबर देखो जरा यहाँ से, एक मिनट शेयर कर रहे हैं, देखो अभी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 99 देखो यहाँ से, क्वेश्चन बेसिक ही होगा। देखो क्या लिखा है, ए बॉक्स सेपरेटेड बाय मूवेबल वॉल हैज टू कंपार्टमेंट्स फिल्ड बाय मोनोएटॉमिक गैस Cp/Cv इक्वल टू गामा दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बोला गया इनिशियली द वॉल्यूम्स ऑफ द टू कंपार्टमेंट आर इक्वल, बट प्रेशर जो दिया हुआ है 3P0 एंड P0 रिस्पेक्टिवली। When the wall is allowed to move, final pressure in the two compartment becomes equal. The final pressure is, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, देखो इसमें लिखा है द बॉक्स सेपरेटेड बाय मूवेबल वॉल हैज टू कंपार्टमेंट फिल्ड बाय मोनोएटॉमिक गैस। इनिशियली वॉल्यूम ऑफ द टू कंपार्टमेंट आर इक्वल, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, बट प्रेशर कितना दिया हुआ है 3P0 एंड P0 है ना। वॉल्यूम दोनों का इक्वल दिया हुआ है ना, प्रेशर अलग अलग है। When the wall is allowed to move, the final pressure
the final pressure in the two compartment become equal, the final pressure is। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला गया है ना कि कंपार्टमेंट कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, कैसे पता चलेगा कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है? हाँ, लिखा हुआ है कहीं पे, लेकिन जानते हो जब आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे ना, उसके लॉजिक से आप पता कर सकते हो कि कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग। आइडियल गैस इक्वेशन से पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चलेगा, आप ऐसे देखिए, इसमें जो है ना ऐसा है, देखो ये दोनों का ये ऐसे करके पार्टीशन है। यहाँ पे एक साइड प्रेशर कितना दिया हुआ है P0 और एक साइड 3P0। इसका वॉल्यूम कितना है V0 और इसका भी वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम बोला है ना। तो ऐसे सोचो, अगर ये मान लो वॉल कंडक्टिंग होता है, इधर का वॉल और इधर का भी वॉल कंडक्टिंग होता, पूरे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता वही इसका भी होता है और इसका भी वही होता। अब आप देखो यहाँ पे, अच्छा इसमें कुछ ये भी नहीं बोला कि कितना गैस फिल्ड है उसमें, है ना। गैस फिल्ड के बारे में देखो कहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन वेग जैसा लग रहा है। इसमें लिखा है बॉक्स सेपरेटेड बाय मूवेबल हैज 2 कंपार्टमेंट filled by monoatomic gas. Initially the volumes of the 2 compartment are equal, but the pressure are when the gas is allowed to move, when the wall is allowed to move, final pressure of the 2 compartment become equal. अच्छा, इसमें हमको लग रहा है ना कुछ समथिंग मिसिंग है। चलो देखते हैं फिर भी, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ गैस मान लेते हैं। सपोज करो इसमें भी n मोल है तो इसमें भी n मोल है, तो देखो दोनों में अगर n मोल ऑफ गैस एज्यूम करोगे ना, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं ना वॉल्यूम इक्वल, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ गैस मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा कि इसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग भी नहीं बोला है ना, तो क्वेश्चन हमको लग रहा है थोड़ा गलत है ये, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, तो चलो देखो ऐसा करते हैं नॉन कंडक्टिंग मान लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसे देखो PV इक्वल टू NRT अगर होता है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल तो हम सेम मान ही लिए दोनों में। अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है ना, तो प्रेशर डिफरेंट तभी हो सकता है जब टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंट मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो दोनों का टेम्परेचर तो कितना हो जाएगा, देखो इसके अकॉर्डिंग देखो PV इक्वल टू NRT से अगर निकालोगे तो वॉल्यूम तो सेम है, तो P इक्वल टू देखो NRT अब बाई V हो जा रहा है, तो वॉल्यूम सेम ये सेम, तो इसका टेम्परेचर को जैसे ट्रिपल करोगे ना तो भी प्रेशर ट्रिपल होगा। तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर मान लो T0 है तो इसका टेम्परेचर 3T0 मानना पड़ेगा। इज दैट ओके? ये लिखना होगा। अब हम लोग देखो इसमें बोला जा रहा है कि हम इसको मतलब छोड़ दिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए दे दिए, ठीक है ना। तो देखो ये इधर प्रेशर ज्यादा है ना, तो इसको ये कंप्रेस करेगा, ये कंप्रेस करेगा तो कहीं पे यहाँ पे आकर रुक जाएगा फिर। तो अब हम मान लेते हैं कि इसमें प्रेशर P हो गया, इसमें भी प्रेशर P हो गया, ठीक है ना। तो वही बताना है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, ठीक है ना। दिस फाइनल प्रेशर इज व्हाट, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें मान लेते हैं कि देखो टेम्परेचर दोनों साइड इक्वल नहीं हो पा रहा है ना, कंडक्टिंग होगा तो फिर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो करके और दोनों साइड टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स एज्यूम करोगे ना, तो इसका मतलब इस कंपार्टमेंट का कोई भी हीट रिलीज नहीं हो पा रहा है, इस कंपार्टमेंट का भी कोई हीट रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो जब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें लिखना होगा कि आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा, आइडियाबैटिक प्रोसेस इन बोथ कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट में आइडियाबैटिक प्रोसेस है। इज दैट ओके? तो अब देखिए इस साइड मान लीजिए वॉल्यूम, देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है, V0 V0 2V0 है ना। तो इसमें वॉल्यूम अगर मान लो हम बोल देते हैं V1 और इसमें वॉल्यूम मान लो V2 बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ या मान लीजिए तो इधर जो वॉल्यूम होगा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस साइड V1 लिख दिया ना, तो इस साइड हो जाएगा कितना 2V0 और माइनस V1, ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना था, इधर इधर मिला करके 2V0 था, ठीक है ना। तो अब आप देखो हम लोग ऐसा करते हैं ना, फॉर लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड के लिए हम पहले लगा रहे हैं, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो लेफ्ट साइड के लिए लगाओगे ना, तो स्टार्टिंग में प्रेशर P0 है और इधर V0 है। अब बाद में हो गया प्रेशर P और वॉल्यूम हो गया 2V0 और माइनस V1 टू द पावर गामा, ऐसा हो जाएगा। इज दैट ओके? तो आप ऐसे लिख दोगे, देखो यहाँ पे P0 और P0 टू द पावर 1 बाई गामा, और यहाँ पे आ जाएगा P, ये V0 हो गया P, और ये 2V0 और माइनस V1
ठीक है ना, ऐसा हो गया। हमने सॉरी यहाँ पे भी 1 बाई गामा हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको गामा का पावर दोनों साइड ले लिए, 1 बाई गामा पावर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो फॉर राइट साइड, राइट साइड में भी एडिबेटिक प्रोसेस हमने यहाँ पे लिख दिया है, एडिबेटिक प्रोसेस इन बोथ कंपार्टमेंट, ठीक है ना, बोथ कंपार्टमेंट ऐसे लिख दोगे। तो अब देखिए राइट साइड के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, तो फिर से ऐसे लिखोगे। तो इस साइड पहले प्रेशर कितना था, 3p0, और वॉल्यूम था v0 टू द पावर, ऐसा था ना, pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, p, और वॉल्यूम कितना हो गया, v1 टू द पावर गामा। तो हम ऐसा करते हैं कि फिर से 1 बाई गामा पावर ले लेते हैं। तो 3 का पावर 1 बाई गामा और p0 का पावर 1 बाई गामा, इज दैट ओके। और यहाँ पे v0 बच जाएगा इज इक्वल टू, इधर से p का पावर 1 बाई गामा और इनटू v1, इज दैट ओके। ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो v1 इज इक्वल, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, दैट्स द सेकंड इक्वेशन। तो ऐसा करो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, 1 + 2। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये v1 कैंसिल हो जाएगा। ऐड करोगे ना तो देखो यहाँ पे p का पावर 1 बाई गामा v1 ये कैंसिल हो रहा है ना, तो कितना हो जा रहा है, देखो यहाँ से p0 पावर 1 बाई गामा और इंटू v0 ये कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। तो ये बन जाएगा 1 + 3 टू द पावर 1 बाई गामा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा इससे 2 टाइम्स और p टू द पावर 1 बाई गामा और इंटू v0। आर यू ऑल गेटिंग दिस, एक बार चेक करो, सही आ रहा है ना। तो अब देखिए दोनों साइड से v0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो p हम निकालेंगे ना, तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू p0, और इसमें आ जाएगा 1 + 3 टू द पावर 1 बाई गामा और बाय इसका होल पावर आ जाएगा 1 बाई गामा बाई 2। देखो इतना आंसर दिया हुआ है क्या, हाँ अच्छा गामा ही होगा ना, हाँ सॉरी गामा ही आएगा, वो हमसे गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो है ना पावर 1 बाई गामा है ना, तो अब गामा पावर लेना पड़ेगा ना दोनों साइड, तभी तो आएगा। गामा पावर ले लेंगे ना यहाँ पे दोनों साइड, देखो ये 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और गामा पावर v0 कैंसिल हो जाएगा, तो गामा पावर लोगे तभी तो यहाँ पे p0 बचेगा और यहाँ पे p आ जाएगा। इज दैट ओके। सो वी हैव टेकन पावर गामा बोथ साइड्स, ऑलराइट। तो इसका आंसर ये आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस एडियाबेटिक का डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, है ना, दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। सी ऑप्शन, सी दिया हुआ आंसर देखो जरा इसका 99 का सी, ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन देखो जरा, इसमें सिलेक्ट करो कुछ क्वेश्चन। 97 देखो जरा, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें लिखा गया है हीट कैपेसिटी ऑफ इंटी, अच्छा इंजन का क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन आ गया है ना, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। या हम लोग एक्चुअली अभी हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन ज्यादा कर रहे थे, ठीक है ना, कर सकते हैं, ठीक है ना। सर चलो कर ही करवा देना। हाँ 95 ये चलो फिर क्या बोलते हैं, एक दिन हीट इंजन वगैरह का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है ना, रिवीजन उसके बाद कराएंगे, ठीक है ना। चलो 95 देख लो क्या है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, है ना। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे एक दिन हीट इंजन और इसका, ठीक है ना, उसके बाद फिर वो सभी कराएंगे, ठीक है। 95 देखो, 95 ये लोग पूछ रहे हैं, देखो जरा क्या है क्वेश्चन। The pressure P of a fluid is related to its नंबर डेंसिटी। देखो n रो जो है ना, या नंबर डेंसिटी बोला गया है, देखो प्रेशर P जो दिया गया है ना, वो A और रो और प्लस B और रो स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो इज इक्वल टू N/V है, ये जिसको हम लोग NV लिखते थे ना, उसको यहाँ पे रो लिखा हुआ है, ठीक है ना, नंबर डेंसिटी है। Where A and B are constant, if initial volume of fluid is V0, the work done on the system when it is compressed so as to increase the number density
फ्रॉम रो नॉट टू तो रो नॉट अगर देखो हम ऐसे लिखते हैं, रो नॉट इज इक्वल टू n बाई वी नॉट अगर लिख देते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब 2 रो नॉट जब लिखोगे 2 रो नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई वी नॉट बाई 2 लिखना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि डबल डेंसिटी डबल तभी होगा ना जब वॉल्यूम बिकम हाफ, ठीक है ना, तो ये लिखना होगा। ओके, तो हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है ना, तो इंक्रीज नंबर डेंसिटी, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, देखो इसमें क्या करना होगा कि हमें पता चल चुका है ना कि वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है, वी नॉट से वी नॉट बाई 2, तो वर्क डन जब भी बोला जाता है ना, वर्क डन तो सिंपली ऐसे होता है पी और डीवी, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो बस यहाँ पे ऐसे लिख दोगे पी का वैल्यू ए और इंटू रो प्लस बी इंटू रो स्क्वायर और इंटू डीवी। अब इसमें जो है ना ऐसे लिख दोगे ए और एन बाई वी, है ना, प्लस बी और ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू डीवी, ठीक है, तो बस इसको इंटीग्रेट करिए अब, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ लिमिट हो जाएगा वी नॉट से वी नॉट बाई 2। ओके, तो इंटीग्रेट करेंगे ना तो ए एन देखो यहाँ पे ऐसा आ गया ए एन, और ये हो जाएगा एल एन वी नॉट बाई 2 और डिवाइडेड बाई वी नॉट, ऐसे ही आएगा ना, और प्लस बी इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा एक, है ना, माइनस और 1 बाई वी नॉट बचेगा ना, तो ये 2 बाई वी नॉट हो जाएगा और माइनस 1 बाई वी नॉट। एक बार चेक करो सभी लोग, इतना आ रहा है, तो यहाँ से ए माइनस में आ गया ए और एन और इंटू एल एन 2 और माइनस बी इंटू एन स्क्वायर, बी इंटू एन स्क्वायर, और इधर कितना आ गया बाई वी नॉट, ये आ रहा है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो अभी देखिए ये हमारा वर्क डन निकल गया है, लेकिन हमें आंसर को जो है ना उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो फॉर्म हम लोग जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो इसको करवा रखे हैं पहले भी। अच्छा, तो बस इसमें चलो एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ पे एन एन को हम ऐसे रो नॉट से रिलेट कर देते हैं, रो नॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था एन बाई वी नॉट, ऐसे लिखे हुए थे ना हम लोग, लेकिन आंसर में तो कुछ वी नॉट बचेगा, है ना, वी नॉट बच रहा है ना, देखो जरा वी नॉट आंसर क्या, ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन समझ में आ जाएगा, हाँ वी नॉट बच रहा है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, हालांकि अच्छा इसमें लिखा हुआ है इफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज वी नॉट, हाँ वही तो हम सोच रहे वी नॉट तो आएगा ही, ठीक है, हाँ तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, बस ऐसे कर दो, देखो यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे एन अपॉन वी नॉट कर दो और एक वी नॉट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, और फिर एल एन 2 माइनस बी अपॉन एन स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर और इंटू वी नॉट, ऐसे ही हो जाएगा, है ना, तो बस यहाँ से अब देखो एन अपॉन वी नॉट रो नॉट हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ए और ये रो नॉट इंटू वी नॉट और एल एन 2 माइनस बी इंटू रो नॉट स्क्वायर और इंटू वी नॉट, बस हो गया आंसर ही। वर्क डन का जानते हो कोई भी क्वेश्चन है ना, बस आप ऐसे कर दोगे ना, ठीक है ना, पीवी पीडीवी तो आंसर आ ही जाता है, ठीक है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होता है, तो मैच कर रहा है ना ये आंसर, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर एल एन का तो एक ही दिया हुआ है, ठीक है ना, हाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया होगा, इससे माइनस साइन कॉमन लेकर के लिख दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो तो पता ही है कि माइनस आने ही वाला है, ठीक है। अब जानते हो क्या है कि इसमें माइनस भी एक दिया रहता है और एक प्लस में दिया रहता है, तो फिर हम लोग माइनस वाले को टिक करते हैं, ठीक है ना, ऑल राइट। एक क्वेश्चन ये देखो जरा 86 नंबर, दिस वन, इसको भी तो नहीं इसको करा रखे हैं क्या, चलो देखते हैं इसे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 में देखो क्या लिखा गया है, ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी नॉट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ बाय नॉन परमेबल पार्टीशन, नॉन परमेबल मतलब जिसमें पार्टिकल्स इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना, नॉन परमेबल का मतलब यही होता है पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू गो। A real gas with equation is confined to one of these half at temperature T naught. The partition is now removed suddenly and the gas is allowed to expand to fill the entire
container. Final temperature of the gas in terms of its specific heat will be, ठीक है ना, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V नॉट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, है ना, बाय नॉन परमिएबल पार्टीशन, ए रियल गैस विथ इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है, इज कन्फाइंड टू वन ऑफ दीज हाफ्स एट टेम्परेचर T नॉट। स्टार्टिंग में टेम्परेचर T नॉट दिया हुआ है। The partition is now removed suddenly and the gas is allowed to expand to fill the entire container, ठीक है। The final temperature of the gas in terms of its specific heat CV will be, in terms of specific heat हमें बताना है final temperature। देखो ऐसा है क्वेश्चन, ये पार्टीशन है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इधर आइडियल गैस दिया हुआ है, सॉरी रियल गैस इस साइड, और इस साइड अभी वैक्यूम है, ठीक है। तो इसमें क्या, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, इस साइड वॉल्यूम जो है ना V नॉट बाई 2 है और इधर भी V नॉट बाई 2 है, ठीक है। दोनों साइड वॉल्यूम इतना दिया हुआ है। अभी इसमें रिलेशन ऐसा दिया हुआ है, देखो B क्यूब और P प्लस A बाई A स्क्वायर बाई V क्यूब और इज इक्वल टू nRT, ये इसका गैस इक्वेशन है। That's the gas equation. Okay. हाँ, initial temperature is T naught. Here temperature is T naught. Okay. इस साइड वैक्यूम है। अब देखो फाइनल में ऐसा हो जाएगा, इस पूरे वॉल्यूम में ठीक है, तो एवरीवेयर नाउ आइडियल गैस इज फिल्ड, इसका टेम्परेचर T है, मान लो प्रेशर जो है ना P डैश हो गया और वॉल्यूम तो V नॉट हो ही जाएगा। तो हमें जानते हो इसमें बताना है कि फाइनल इन टर्म्स ऑफ CV बोला गया है ना, इन टर्म्स ऑफ CV व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, दिस फाइनल टेम्परेचर वी हैव टू फाइंड। तो देखो इसमें जानते हो क्या हो रहा है कि पार्टीशन को रिमूव कराया गया, कोई हीट इसमें अंदर गया नहीं है, देयर इज नो हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है ना। तो इस, ठीक है ना, तो इसमें जो है ना हीट तो अंदर गया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कि dq जो है ना इसमें 0 है, इस प्रोसेस में dq इज 0, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें जानते हो क्या हो रहा है कि गैस इज एक्सपैंडिंग इनटू द वैक्यूम, इधर कुछ नहीं था, तो इसमें जानते हो बेसिकली ये भी हो जाएगा, डेल्टा W जो है ना वो 0 हो जाएगा, डेल्टा W विल बी 0। हाँ, फ्री एक्सपेंशन है ये, दिस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। सर स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। सर स्क्रीन शेयर है, ठीक है। तो ये फ्री एक्सपेंशन की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये फ्री एक्सपेंशन है, तो ये हमने हटा दिया, ठीक है ना, वर्क डन इक्वल टू 0 कर दिए। तो इसमें जानते हो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, डेल्टा Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना डेल्टा U और प्लस डेल्टा W होता है, तो ये 0 कर दोगे, ये 0 कर दोगे इधर से, ठीक है ना, तो डेल्टा U इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U 0 हो जाएगा इसमें। तो इसमें U इनिशियल इक्वल टू U फाइनल, ये लिखना होगा, ठीक है ना। अब U इनिशियल, अब हमें जानते हो बेसिकली इसमें क्या करना होगा कि इसका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला डेवलप करना होगा, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस में जानते हैं ना कि आइडियल गैस में क्या होता है, U इज इक्वल टू F/2 और nRT ऐसे लिख देते हो आप। तो ये तो आइडियल गैस के लिए है ना, दिस इज फॉर आइडियल गैस। हम लोग को इसका डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना, वी विल हैव टू डेवलप इट फॉर्मूला फॉर
दिस इंटरनल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला जब डेवलप करेंगे ना तभी निकलेगा इसका आंसर। हाँ, ये आइडियल गैस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे आइडियल गैस होगा तो वहां पे लग जाएगा, ठीक है ना। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में जानते हो होता क्या है कि किसी इंस्टेंट में टेम्परेचर डिफाइन नहीं होता है, समझ गया ना। मतलब जैसे ऐसे मान लो इनिशियल से फाइनल तक जा रहे हो ना, तो ऐसा होगा कि इनिशियल टेम्परेचर सिर्फ डिफाइंड होगा, ठीक है ना, और ये फाइनल टेम्परेचर डिफाइंड होगा। बीच में मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर वगैरह आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन इनिशियल टेम्परेचर डिफाइंड होता है, फाइनल टेम्परेचर डिफाइंड होता है। तो जहां पे भी टेम्परेचर डिफाइंड हो जाएगा ना तो आइडियल गैस के लिए वहां पे लग जाएगा ये। तो मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा कि हम इनिशियल टेम्परेचर अगर हम जानते हैं तो हम इनिशियल एनर्जी बता सकते हैं, फाइनल जानते हैं तो फाइनल एनर्जी बता सकते हैं। इंटरमीडिएट का आप नहीं बता पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि रीजन उसमें ये होता है ना कि इंटरमीडिएट का टेम्परेचर हम जानते नहीं है उसमें, उस केस में। हाँ, तो डेल्टा यू तो बता सकते हो, ठीक है ना, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमको ये जो है ना यू का फॉर्मूला बेसिकली इसका ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया है ना इसी को यूज करके डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें भी ध्यान में नहीं आ रहा है ये। तो देखो इसको चलो देखते हैं कैसे होगा। तो यू जानते हो जनरली हम मान के चल सकते हैं कि यू विल बी हियर फंक्शन ऑफ, देखो ऐसे लिखना होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। जनरली हम लोग देखते हैं ना आइडियल गैस में किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का होता है सिर्फ। अब जो है ना ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन मानेंगे, इसलिए ऐसा मानेंगे ना कि देखो क्या होगा कि हमको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हम प्रेशर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टेम्परेचर वॉल्यूम जब जान जाएंगे ना तो प्रेशर तो फिर फिक्स मतलब वेल डिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसमें अगर हम देखो इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अगर हम पूछे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे तो आप बोलोगे सिर्फ दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे लिखो यहाँ पे डी यू जब निकालोगे ना तो डी यू इज इक्वल टू ये निकल जाएगा डेल यू बाई डेल टी और इंटू डी टी, ठीक है ना, ऐसे निकलेगा। और प्लस डेल यू बाई, ठीक है ना, डेल यू बाई यहाँ पे डेल भी हो जाएगा, ठीक है ना, डेल यू बाई डेल भी और इंटू डी भी, ठीक है ना। तो ये डेल यू बाई डेल टी निकाल रहे हैं, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा और दिस विल बी एट कांस्टेंट pressure. Is that okay? So this is how we write. तो अब देखिए यहां से तो du is equal to, तो del u by del t at constant volume जो है ना this becomes cv, यही cv हो जाता है और इनटू ये dt हो गया। क्योंकि देखो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं ना, dq इक्वल टू du और प्लस dw ऐसे लिखते हो ना। तो अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालोगे ना तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हो जाएगा, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0 हो जाता है। तो जब भी आप dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखोगे ना तो du के इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे du एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है ना तो इसको dq लिख सकते हैं और dq बाई dt आप जानते हो cv बनता है। अब बचा यहाँ पे क्या हमारा डेल u बाई डेल v एट कांस्टेंट प्रेशर और इनटू dv। तो ये बच रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा। ठीक है कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर और वॉल्यूम का ही फंक्शन था ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। तो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम अगर इसको निकाल लें समहाउ, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना, तो ये फिर बेसिकली उसको हम यहाँ पुट करेंगे ना तो हमें यू का एक्सप्रेशन पता चलेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कांस्टेंट मान करके चलेंगे सीवी। तो यू देखो हम लोग ये निकालना चाहते हैं तो एक बार जो है ना इसको ऐसे करो, देखो जैसे हम एंट्रोपी लिखते हैं ना, तो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हैं, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस टी डी वी, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहां से देखो डी क्यू को हम लिख देते हैं टी डी एस, ठीक है ना। थोड़ा सा जानते हो ये एडवांस क्वेश्चन हो गया, मतलब वो अभी स्टार्टिंग में जैसे इंट्रोडक्शन हम लोग दे रहे थे ना तो उसमें हम यूज नहीं किए थे इसको। चलो हम स्टार्ट कर दिए तो इसको बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके इस तरह क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, डी क्यू को हम टी डी एस लिख दिए, ठीक है ना, क्योंकि एंट्रोपी वगैरह भी हम रिकैप में नहीं लिखे थे, ठीक है ना। तो एंट्रोपी हम सोचे थे आज के फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन ही मोस्टली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये अब आ गया यहाँ पे, ये सेकंड लॉ का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। आज फर्स्ट लॉ ही डिस्कस करना था, चलो ठीक है। तो देखो यहाँ से जानते हो क्या होगा कि अगर आप यहाँ से देखिए कि टी और ये बन जाएगा हमारा डेल एस बाई डेल, इसको भी से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर निकाल देगा। इसमें जानते हो क्या डीएस है ना, डीवी से डिवाइड करोगे आप, तो डीवी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डीएस बाई डीवी बनना चाहिए। लेकिन हम इसमें एक कंडीशन भी लगाने जा रहे हैं कि एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब कोई कंडीशन लगा देते हो ना तो फिर डेरिवेटिव जो है ना पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्लस ये हो गया प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ से जानते हो क्या होगा, देखो डेल यू बाई डेल वी जो निकलेगा ना हमारा, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट विल बिकम टी और डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और माइनस टी आ जाएगा। ये बेसिक सा रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करके आ जाता है, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना सभी को, dq इक्वल टू TdS होता है, बस यहाँ से हम dv से डिवाइड कर दिया तो ये वाला जो अननोन टाइप का था ना क्वांटिटी वो निकल गया। अब इसमें जानते हो थोड़ा सा मैक्सवेल रिलेशन लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि हमें एंट्रोपी भी देखो यहाँ पे पता नहीं है ना, एंट्रोपी अब मान लो हम इसको लिख भी दें तो फिर एंट्रोपी क्या पुट करोगे, तो एंट्रोपी भी फिर अननोन हो गया। तो आप लोग जानते हो ना फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन में ऐसे बताया हुआ है आप लोग को, डेल एस बाई डेल वी, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, इधर होता है डेल पी बाई डेल टी, ऐसे होता है ना। हाँ, इसमें जो है ना एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, इधर जैसे भी से डिफरेंशिएट कर रहे थे ना तो इधर ये आ जाएगा। अब इसमें देखो ये हम प्लस माइनस का कुछ बताए हुए थे आप लोग को, है ना, उसमें याद है हम बताए थे ये इसमें प्लस ही आएगा, है ना, यू विल गेट प्लस, ओके। इसमें ऐसा था लिखा हुआ, देखो ऐसा था, इधर जो है ना वी टी पी और एस था, है ना। तो देखो इसमें बताया गया था ना कि अगर v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो नेगेटिव आता है और t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों से मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वही हम कह रहे थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे डेल यू बाई डेल वी हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे जो है ना डेल एस बाई डेल वी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो t, और ये बन जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम है ना, इधर देखो यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो t कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में होगा तो v कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है ना, और माइनस t, तो ये हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, डेल यू बाई डेल वी। तो हम लोग देखो यहाँ से du इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो du इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे cv dt, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा t इंटू, ये देखो इसकी जगह लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो t इंटू क्या आ रहा है, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्लस पी, ठीक है ना, और सॉरी माइनस पी है, माइनस पी, इसको ऐसे मल्टीप्लाइड बाई डीवी ऐसे लिख देते हैं, इज इट ओके। तो ये लिख दिया गया है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ से क्या प्लस ही था, अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है, तो ये प्लस साइन है यहाँ पे, ऑलराइट, यहाँ तो ठीक है ना, ओके। तो अब जानते हो इसको यूज करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हमारा गैस इक्वेशन कितना दिया हुआ था, नाउ यूज गैस इक्वेशन, देखो गैस इक्वेशन यूज करेंगे ना तो देखो यहाँ से ये आ रहा है, P निकालो यहाँ से P निकालो, कितना आएगा, nRT बाई टी क्यूब ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। देख लो P का वैल्यू वहां से निकाल के बताइए जरा कितना आ रहा है, nRT बाई बी क्यूब माइनस बाई वी क्यूब, ऐसे ही है ना। तो हम लोग देखो इस क्वेश्चन में जो है ना हमें निकालना है डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, तो डेल पी बाई डेल टी कैलकुलेट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख करके इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो बचा कितना सिर्फ एन आर अपॉन बी क्यूब, ठीक है ना। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी और प्लस टी इंटू और डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकल गया हमारा एन आर बाई बी क्यूब, ठीक है, माइनस ये यहाँ पे P है, यहाँ पे माइनस P और इंटू dV, हाँ ठीक है ना। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, ये P का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, हमको लगता है ना ऐसे ही आ जाएगा। देखो तो du इज इक्वल टू CV इंटू डी टी है और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो T, अच्छा P का वैल्यू पुट करने से क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा ये n, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो क्या अब कितना बन जा रहा है dV बाई, अच्छा a स्क्वायर बाई v क्यूब ऐसा आ जा रहा है ना, हाँ ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा है ना, ये P, अच्छा प्लस में ही बनेगा, हाँ प्लस में बनेगा, ठीक है।
तो ये इतना आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब क्वेश्चन में था u फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल है, ये दोनों इक्वल दिए हुए थे ना, ठीक है ना। अब यहाँ से आ जाएगा देखो cv, इसको dt इंटीग्रेट करोगे इधर, ठीक है ना, और प्लस a स्क्वायर और इधर से हो जाएगा dv और बाई वी क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम v नॉट था, फाइनल वॉल्यूम हम दिया हुआ था नहीं v नॉट बाई 2 था, है ना, और ये हो जाएगा v नॉट। इनिशियल t नॉट था, फाइनल मान लो t हो गया, तो इधर से ये 0 हो जाएगा। हम लोग ये डिस्कस किए थे ना अभी कि इसमें ये u फाइनल और u इनिशियल सेम है, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, ओके। इधर से क्या आ रहा है cv, और इधर से आ जाएगा t माइनस t नॉट और प्लस a स्क्वायर, कितना आएगा देखो, माइनस 1/2 और 1/v स्क्वायर है ना, तो 1/v नॉट स्क्वायर और माइनस 4/v नॉट स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो t नॉट, तो यहाँ से t निकालना था, तो t इक्वल टू निकल आएगा, t इज इक्वल टू t नॉट और प्लस 3/v नॉट स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो 3/2v नॉट स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या कह रहे हो, a स्क्वायर भी है ना, हाँ a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर अपॉन cb। इतना आ रहा है क्या आंसर, देखो जरा। अच्छा ये नहीं नहीं, इसमें माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, देखो जरा, t नॉट यही है ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थ्री ए स्क्वायर बाई 2v नॉट और 2cv और इंटू v नॉट स्क्वायर। बस रीअरेंज करके देख लो आप लोग, ठीक है ना, यहाँ से t निकाल लो रीअरेंज करके, ठीक है ना। तो ये आंसर हो रहा है, ठीक है। तो क्या लॉजिक है, एक मिनट को। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, ठीक है ना, मतलब हम, मतलब जो टॉपिक हम सोचे थे ना उससे थोड़ा सा हट के है क्वेश्चन। हाँ क्या लॉजिक है बताओ। देखो क्वेश्चन ये था ना कि रियल गैस, पहली बात इसमें रियल गैस फील्ड था, ठीक है ना। अगर जानते हो इसमें आइडियल गैस फील्ड होता तो आंसर जानते हो क्या होता, व्हाट वुड बी आंसर इन केस ऑफ आइडियल गैस। देखो ऐसे समझ लो, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। आइडियल गैस में देखो क्या होगा यहाँ पे, मतलब अच्छा फॉर्मूला थोड़ा सा अलग सा होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें ए का वैल्यू 0 करेंगे और बी का वैल्यू 1 नहीं कर सकते, तो उससे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो ये तो अलग ही है। नहीं तो देखो आइडियल गैस में जानते हो क्या होगा, देखो पहले हम समझा रहे हैं। आइडियल गैस में भी ऐसे फ्री एक्सपेंशन होगा, समझ लो तुम लोग। देखो ऐसे कोई बाहर से हीट नहीं गया, बाहर से हीट नहीं गया ना, तो हीट गिवन कितना लिखोगे, 0। इसमें जानते हो क्या हो रहा है कि कोई ऐसा होता है ना कि किसी फोर्स के अगेंस्ट, मान लीजिए ऐसा होता है कि जैसे कोई गैस फील्ड है, ठीक है ना, और गैस फील्ड है किसी कंटेनर में और पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है। अब गैस जब मतलब एक्सपैंड हो रहा है ना, तो उस पिस्टन को पुश कर रहा है, तो बोलते हैं कि वो वर्क कर रहा है, इट इज डूइंग सम वर्क। तो या फिर बाहर कोई एटमोस्फेरिक प्रेशर है, उस प्रेशर के अगेंस्ट वर्क कर रहा हो, तो इधर तो क्या है, इधर वैक्यूम है ना, तो ये जब एक्सपैंड किया ना तो कोई भी वर्क नहीं किया, इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क अगेंस्ट एनी प्रेशर, इज दैट ओके। तो इसीलिए वर्क डन को हम लोग 0 लिख देंगे। तो अब देखो वर्क डन 0, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाए, हीट गिवन और वर्क डन दोनों 0 हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया, 0। तो यू इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल। अब जानते हो देखो ये आइडियल गैस होता है, तो आइडियल गैस में हम यू का ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं F/2 NR और T फाइनल, और यहाँ पे लिखते हैं F/2 NR और T इनिशियल। तो दोनों का NR मतलब T फाइनल इक्वल टू T इनिशियल हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस का होता है ना, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, लेकिन ये आइडियल गैस नहीं था, रियल गैस था। तो रियल गैस में एक्चुअली क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी जो है ना, वो वॉल्यूम का भी फंक्शन हो जाता है रियल गैस में। तो हम मान के चले, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे हम अभी आप लोग को स्टार्टिंग में बताए भी थे हम कि वंडर वॉल गैस के लिए जो फॉर्मूला हम क्या बता रहे थे, CVT और इंटू A/V। देखो एकदम फर्स्ट क्लास में हम बताए थे, यहाँ पे देखो, यहाँ मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पे इसमें नहीं, हाँ हाँ इस तरह से बताए थे ना, यहाँ पे देखो इधर कहीं पे बताए होंगे, चलो देख लोगे तुम लोग, ठीक है ना। A - A/V करके बताए थे, है ना। हाँ देखो ये CVT माइनस
A/V। तो अब देखो हम उस टाइम बोल रहे थे ना कि ये हम बाद में बताएंगे कैसे डेराइव हुआ है, ठीक है ना। तो अब समझ लो आप इसका डेरिवेशन सीख गए हो। अभी हम आपको बता दें ना, प्लस हम कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है ना, क्योंकि डी यू निकाले उसको बस इंटीग्रेट करेंगे तो बस ये आ जाएगा। बस आप अभी हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे थे आइडियल गैस, ये वंडरवॉल गैस के लिए, वो P+A/V² वाला यूज करना पड़ेगा। तो अब इसको आप लोग डेराइव कर सकते हो, जो अभी फॉर्मूला बताया ना उसी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, हाँ, तो इसमें ये चल रहा था कि हम U का फॉर्मूला ही नहीं जानते थे, तो हम मानकर चल रहे कि U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर भी लिख सकते थे हम यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है नहीं। देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम आप जानते हो तो प्रेशर तो निकल ही जाएगा, लेकिन हम टेम्परेचर वॉल्यूम इसलिए मान के चल रहे हैं ना क्योंकि क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम गैस का था V0, अब बाद में कितना हो गया V0/2, अब बाद में वॉल्यूम V0 हो गया पूरा एक्सपैंड करने के। तो इसीलिए हम इसमें वॉल्यूम को इंक्लूड किए, टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं किए, सॉरी प्रेशर को इंक्लूड नहीं किए। तो ये तो मैथमेटिक्स है ना, पार्शियल। देखो ये U इज फंक्शन ऑफ दिस, तो चेंज इन U निकालोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो मैथमेटिक्स है सिंपली। del U by del T करना होगा इंटू dt, और del U by del V और इंटू dV कर देंगे। अब यहाँ से देखो क्या होता है, del U by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है ना हमेशा CV होता है, चाहे वो रियल गैस हो या आइडियल गैस, ये हमेशा CV लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हम CV लिख देंगे यहाँ पे। अब ये बच गया, तो इसको हमें कैसे निकालना था, तो इसको फिर निकालने का और कोई तरीका नहीं था, हमने लगा दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने निकाल लिया del U by del V। अब फिर del S by del T आ गया, तो इसको भी, इससे भी काम नहीं चल सकता था, तो हम लोगों ने इसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन लगा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। मैक्सवेल रिलेशन से ये पुट करके अल्टीमेटली ये, इस फॉर्मूले को अगर आप चाहते हो ना तो इसको आप मेमोराइज कर सकते हो, यू कैन मेमोराइज इट। हमको याद नहीं था ये फॉर्मूला, इसीलिए हमें करना पड़ गया, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला एक बार जानते हो, किसी एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा भी गया है, ठीक है ना, डायरेक्टली, ठीक है, तो यू कैन मेमोराइज इट। अगर इसको मेमोराइज कर लोगे ना तो समझ लो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेमोराइज इट, ठीक है। 2 स्टेप में आया है ये, एक बार फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और मैक्सवेल रिलेशन दोनों को लगा के आ जाता है ये। तो इसको अगर मेमोराइज कर लोगे तो फिर इजीली फिर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस पुट किया है, उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया इसको। अब इसमें U हम लोग ये पढ़े हुए थे कि U इनिशियल इक्वल टू U फाइनल है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। सर इसमें यू को प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन क्यों नहीं लिया, वो एक बार रिपीट कर देना। वो कुछ, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेशर से रिलेटेड कुछ बोला ही नहीं गया है ना। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन है। पहले बोला गया कि गैस इन कन्फाइंड इन हाफ ऑफ द बॉक्स, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हुआ V0/2। बाद में गैस एक्सपैंड कर गया पूरे में, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया V0। तो वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट वॉल्यूम, वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेशर, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको प्रेशर का फंक्शन नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। ये जनरली इंटरनल किसी 2 पैरामीटर का फंक्शन मान सकते हो, क्योंकि थर्ड कोई इंडिपेंडेंट, ये अगर यहाँ प्रेशर हम लिखेंगे ना तो प्रेशर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, इंडिपेंडेंट 2 ही लिख सकते हो, टेम्परेचर प्रेशर लिख सकते हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम लिख सकते हो। अब क्वेश्चन टेम्परेचर और वॉल्यूम से रिलेटेड था, तो इसीलिए ऐसा एज्यूम किए। तो मोस्टली बुक्स में भी देखोगे ना तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का ही डिस्कशन दिया रहता है इंटरनल एनर्जी में, लेकिन इसमें ये कहना गलत होगा कि इंटरनल एनर्जी इज नॉट फंक्शन ऑफ प्रेशर, समझ गया ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 ही है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो हम टेम्परेचर और प्रेशर की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी कैन बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो, ठीक है, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन और पिक करते हैं। ये जानते हो क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली पिक किए थे, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन पिक हो गया था, ठीक है ना। चलो अभी स्टार्टिंग से असल नंबर 83। 83 यस सर। देखो जरा 83 नंबर क्वेश्चन, ये शायद हम कराए थे तुम लोग, है ना। देखो 83 कराए थे क्या क्लास में, 81 कराए थे, देखो 83 करो, देखो जरा क्वेश्चन आसान है ये, ठीक है ना। IIT जैम का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैम 2013 का। ये सर करवा दिया ये। ये जो ना हमको लग रहा है किसी एक बैच में तो कराए हैं हम, ये बहुत बैच बड़ा, वन में अच्छा बैच 1 में कराए थे, है ना। तो ये वाली क्लास ऐसे बैच 1 के लिए नहीं लग रही है, जानते हो, ये क्लास बाद में जो बैच 3 बैच 4 के स्टूडेंट है ना, बैच 4 के स्टूडेंट के लिए बेसिकली लग रही थी। नहीं चलो सर, हमारे एग्जाम चल रहे थे उस समय, क्लियर नहीं हो पाया था सब कुछ, अच्छा, इसलिए अटेंड किया। चलो ठीक है, देखो जरा 83 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 83, ये IIT जैम 2013 का क्वेश्चन है। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था ना उस टाइम, तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। 1 मिनट, हम ओरिजिनल क्वेश्चन निकालते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो शेयर किया हम क्वेश्चन, ये ओरिजिनल पेपर हमने शेयर कर दिया है, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा हुआ है, ए हॉलो सिलेंडर क्लोज्ड एट बोथ एंड्स with adiabatic walls is divided into n equal cells C1, C2, Cn using discs D1, D2 and Dn-1. The discs can slide freely without friction. ठीक है, the first disc D1 is adiabatic and the remaining discs are dithermally, मतलब thermally conducting. पहला वाला adiabatic बोला गया है, adiabatic का मतलब insulating हो गया। First disc D1 is adiabatic and the remaining discs are dithermal, मतलब conducting, बाकी सभी conducting है। Each cell contains 1 mole of ideal gas, monoatomic gas. Let initial pressure, volume and temperature of each cell be P0, V0 and T0 respectively. The gas in cell C1, first cell, is heated slowly until the temperature of the gas in Cn reaches final equilibrium value of 40 knot. Find the volume of first cell in terms of the number of cells n and initial volume के टर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। A hollow cylinder with adiabatic walls is divided into n equal cells. इतने बड़े क्वेश्चन जानते हो एग्जाम में तो एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है, ठीक है। और जानते हो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन अगर हो ना एग्जाम में तो उसको पढ़ लिया करो, जानते हो, क्योंकि वो आसान रहता है। वो जानते हो देखते हैं ग्रैस्पिंग पावर, समझ गया ना, स्टूडेंट का पढ़ करके कितना समझा वो देखते हैं। बाकी क्वेश्चन में तो क्या होता है, आप अपना अप्लाई कर रहे होते हो अपना नॉलेज, ठीक है ना, लेकिन बड़े क्वेश्चन में ग्रैस्पिंग पावर चेक कर रहे होते हैं कि पढ़ के समझा कि नहीं समझा स्टूडेंट, ठीक है। तो ज्यादा चांस होता है कि क्वेश्चन ईजी होगा, ठीक है। एक बार ऐसी नेट में भी तुम लोगों को याद है वो क्वेश्चन जब कराए थे, क्या नाम है, सेंट्रल फोर्ट में, वो मंगलयान वाला जो क्वेश्चन था कि अर्थ से मंगलयान भेजा जा रहा है मार्स पे, वो क्वेश्चन भी जानते हो ऐसा ही था। इतना मतलब पेपर में जब लिखा हुआ था ना, तो जानते हो पेपर उसका नेट का पेपर ऐसा आता था ना, पहले सब्जेक्टिव जो आता था, नहीं ऑब्जेक्टिव जो हार्ड कॉपी में आता था वो 2 कॉलम में होता था। तो जानते हो वो वाला क्वेश्चन जब आया था ना, तो 1 पेज का पूरा भरा हुआ था, 1 कॉलम, मतलब बिल्कुल टॉप टू बॉटम, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से। अब सोचो कितना बड़ा लग रहा होगा देखने में वो, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है क्या बोलते हैं इजी था। तो देखो इसमें क्या लिखा है, हॉलो सिलेंडर विथ adiabatic walls is divided into n equal cells using disc D1, D2, Dn-1. The discs can slide without friction. The first disc is adiabatic, other मतलब dithermal है, conducting है। Each cell contains 1 mole of ideal gas. Initial pressure, volume and temperature P0, V0, T0 दिया हुआ है। The gas in cell C1 is heated slowly until the temperature of the gas in cell Cn reaches final equilibrium temperature 40 knot. So find the volume of first cell in terms of the number of cells and initial volume V0. फर्स्ट सेल का ही वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें ऐसा है क्वेश्चन कि ये कोई सिलेंडर है मान लो ऐसा, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें ऐसे करके पार्टीशन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए पार्टीशन है 1 2 ऐसा है ना, इसमें ऐसे इधर डॉट 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 ऐसे बना देते हैं, ठीक है, लास्ट में इधर है ऐसा, ठीक है। तो ये सभी पार्टीशन दिए हुए हैं। दिस इज सेल C1, ये 1 2 3, ठीक है ना, 4, फिर इधर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे n,
n सेल्स है इसमें, n नंबर ऑफ मोल मत समझोगे, इट इज n सेल्स, और सभी में 1 मोल ऑफ गैस है इसमें, ठीक है ना, 1 मोल, ठीक है ना, ऑफ गैस सभी में है, ठीक है ना, सभी में 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल है, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, आइडियल 1 मोल आइडियल गैस, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। So 1 mole of ideal monoatomic gas is filled, okay, in all these cells. All right. Now question is this cell is being heated, ठीक है, इसको हीट किया जा रहा है। अब बताइए इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, देखो हीट कर रहे हैं लेकिन बताया नहीं। अब मान लो अंदर कोई हीटर लगा करके हीट किया, जैसे भी हीट किया, ठीक है ना, इसको हीट कर रहे हैं। अब देखिए जानते हो सबसे इसमें प्रॉब्लम जानते हो क्या है कि हीट हम कर रहे हैं लेकिन ये नहीं बताया ना कितना हीट दे रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि इसको हीट दिया जा रहा है, लेकिन कितना हीट दिया जा रहा है वो आप नहीं जानते हो। नाउ दिस स्लाइडर इज adiabatic और दिस वॉल इज adiabatic, और बाकी जितने भी वॉल्स हैं वो कैसे हैं, ऑल दीज वॉल्स आर कंडक्टिंग, ये सारे कंडक्टिंग है, ठीक है ना, ऑल दीज वॉल्स आर कंडक्टिंग, ठीक है ना। तो जानते हो इसमें हाँ तो इसमें जानते हो क्या होगा, हीट सिर्फ इसमें डेवलप होगा, बाकी इधर में कोई इसमें ही मतलब नहीं, लेकिन ऐसे समझो, देखो होगा क्या, ये स्लाइड इट इज मूवेबल एक्चुअली, नहीं देखो ऐसा होगा, ये मूवेबल है, तो मूवेबल है ना, तो जानते हो क्या होगा कि जैसे इसको हीट करोगे ना तो गैस इन सेल 1 विल एक्चुअली एक्सपैंड, ठीक है ना, तो इस सेल का गैस एक्सपैंड होगा, ठीक है, और हीट इससे, लेकिन इसमें हीट सप्लाई नहीं होगा, तो ये जब एक्सपैंड होगा ना तो सेल 2 का गैस कंप्रेस होगा, तो इसमें गैस कंप्रेस होगा तो इसमें कुछ हीट जनरेट होगा, अपने आप भी तो हीट जनरेट होगा ना, ठीक है, तो इसका हीट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इसका हीट इधर ट्रांसफर होगा, इसका हीट इधर ट्रांसफर होगा, तो मतलब इससे हीट स्किप करेगा इधर, मतलब स्केप करेगा, हीट विल स्केप फ्रॉम सेल 2 टू सेल 3, हीट विल गो फ्रॉम सेल 3 टू सेल 4, ठीक है ना। तो इन सब में जो है ना हीट एक्सचेंज होगा, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ हीट अमंग दीज सेल्स, ठीक है, लेकिन इसमें हीट सिर्फ नहीं जाएगा, बस ये कह सकते हो आप। तो जानते हो इसमें क्या हो रहा है, लेकिन ऑल दीज आर कंडक्टिंग ऑल्सो, और इसमें बोला गया है कि इसको हीट किया जा रहा है स्लोली, इट इज बीइंग हीटेड स्लोली, तो ये जो मूवमेंट होगा ना वो स्लो मूवमेंट होगा, स्लो मूवमेंट होगा, तो यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफर भी स्लो होगा। तो बेसिकली जानते हो क्या होने वाला है, हीट का ट्रांसफर जब स्लो हो रहा है ना तो लगभग आप कह सकते हो कि हर जगह टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा, समझ में आ रहा है सभी को, टेम्परेचर विल रिमेन यूनिफॉर्म एवरीवेयर, मतलब यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ था T0, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, ओके, हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर विल रिमेन यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर T हो गया तो यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T होगा, बिकॉज ऑल दीज वॉल्स आर कंडक्टिंग, ठीक है ना, तो ये है सिचुएशन। तो जानते हो क्या हो रहा है, देखिए हर सेल के बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, सो प्रोसेस इज नॉट adiabatic, ओके, आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं ना ये, सो प्रोसेस इज नॉट adiabatic फॉर एनी ऑफ दीज सेल्स, एंड सेकेंड थिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो चेंजिंग, सो प्रोसेस इज नॉट isothermal, and since cells are moving also, तो प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो कोई भी मतलब ये ना तो आइसोबारिक होगा और ना ही आइसोकोरिक होगा, तो इसमें जो वेल डिफाइंड हम लोग प्रोसेसेस जानते हैं ना उसमें से कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है इंडिविजुअल सेल्स में। लेकिन अगर आप इन सभी सेल्स को कलेक्टिवली देखो, कलेक्टिवली मतलब n-1 सेल्स को कलेक्टिवली देखेंगे, तो इस n-1 सेल्स में कहीं बाहर से हीट आया क्या? तो जानते हो इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअली, ठीक है ना, इंडिविजुअल सेल्स में, ठीक है ना, ऐसे लिख दो, इन इंडिविजुअल सेल्स देयर इज नो वेल डिफाइंड प्रोसेस, किसी समझ रहे हो ना, इंडिविजुअल सेल्स में कोई वेल डिफाइंड प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना, मतलब नाइदर आइसोथर्मल नॉर adiabatic नॉर आइसोकोरिक नॉर आइसोबारिक, है ना, कोई भी प्रोसेस नहीं है इसमें, ठीक है, बट इन n-1 cells collectively, but in n-1 cells collectively there is adiabatic process, ठीक है, तो बस इतना ही इसमें समझना था। हाँ
नहीं उसमें तो हीट दे रहे हैं ना, लेकिन इससे इसमें हीट एस्केप नहीं किया ना, ठीक है ना, तो वो इसीलिए तो हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। इसमें तो हीट दी है, लेकिन रिमेनिंग में क्या हो रहा है, रिमेनिंग n-1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं यहाँ पे, n है, तो n-1 की ही तो बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए, ठीक है ना। तो n-1 सेल में कलेक्टिवली अगर देखोगे ना, तो बाहर से कोई हीट नहीं आया है, आपस में सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो कलेक्टिवली, तो इसीलिए जानते हो आइडियबेटिक प्रोसेस हो गया। तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, P1, समझ रहे हो ना, P V टू द पावर गामा, जैसे P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल और V फाइनल टू द पावर गामा। इसमें निकालना क्या था, व्हाट, अच्छा इसका टेम्परेचर बाद में 4T नॉट बोला था, है ना। अच्छा तो इसको मत लगाओ, ये वाले तो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन होता है, टेम्परेचर वाले लगाते हैं, तो इसमें ऐसा होता है ना, टी क्या होता है, V टू पावर गामा-1, यही होता है ना आइडियबेटिक प्रोसेस में। आप आइडियल गैस के लिए यही होता है, ठीक है ना। तो ये आइडियल गैस के लिए सिर्फ होता है, ध्यान रखोगे, रियल गैस में ये नहीं लगता है। तो ये ऐसा होगा T फाइनल और V फाइनल टू द पावर गामा-1, ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में टेम्परेचर दिया हुआ था T नॉट, एंड दिस रिमेंबर दिस वी आर अप्लाइंग फॉर, ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कितने सेल्स के लिए, हाँ n-1 सेल्स के लिए अप्लाई किया जा रहा है ये, ठीक है ना। तो हम लोग T और यहाँ पे वॉल्यूम जो लिखेंगे ना, तो इसमें वॉल्यूम हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, एक मिनट, n-1, ठीक है ना, और इंटू V नॉट टू द पावर गामा-1, तो इट इज मोनोएटॉमिक गैस एक्चुअली। तो मोनोएटॉमिक गैस है तो गामा कितना होगा, 5/3, है ना, 5/3 होगा ना। गामा इक्वल टू, ऐसे लिखोगे, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, तो 3 लिखोगे तो ये 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/3 लिखोगे तो एक्चुअली 2/3 आ जाएगा फिर अल्टीमेटली, है ना, माइनस करने के बाद, ठीक है। बाद में टेम्परेचर कितना हो गया है, 4T नॉट। अच्छा इसमें ये ध्यान रखोगे, इसमें बोला गया टेम्परेचर ऑफ NH सेल, लास्ट वाले सेल का 4T नॉट बोला गया था, वो थोड़ा हाइड किया गया है क्वेश्चन को, उसमें हमको समझना पड़ेगा सभी बॉल्स क्या है, कंडक्टिंग है, तो थ्रू आउट n-1 सेल्स में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4T नॉट होगा, तो पूरे n-1 सेल्स में यही होगा, ठीक है ना। अब हम इसको लिख देते हैं V फाइनल, ठीक है ना, और यहाँ पे गामा-1, सॉरी यहाँ पे भी आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा, 2/3, है ना, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या आंसर आ रहा है, T नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे V फाइनल निकाल लो, V फाइनल इज इक्वल टू, तो कितना आ रहा है, दिस विल बी, हाउ मच डू वी गेट, n-1 इंटू V नॉट और डिवाइड बाय 4 टू द पावर 3/2, यही आ रहा है ना। तो दिस बिकम्स इक्वल टू एक्चुअली n-1 इंटू V नॉट और डिवाइड बाय 8, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो अब हमें देखो क्वेश्चन में बोला गया था वॉल्यूम ऑफ, क्या निकालना है, देखो वॉल्यूम ऑफ, एक बार चेक करो, फर्स्ट सेल है शायद, है ना। तो इसमें जो है ना वॉल्यूम, अच्छा ये जो V फाइनल निकला है किसका वॉल्यूम निकला है, वी आर अप्लाइंग दिस फॉर n-1 सेल्स का, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल का जो वॉल्यूम निकलेगा ना, वो देखो n-1, हम लोग ऐसे लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम इज n-V नॉट, क्योंकि ईच सेल का वॉल्यूम दिया हुआ था स्टार्टिंग में V नॉट, और उसमें से हम V फाइनल माइनस कर देंगे, क्योंकि n-1 सेल का वॉल्यूम हम लोग V फाइनल लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n इंटू V नॉट और माइनस, ठीक है ना, V फाइनल जो है ना ये हमारा इतना निकला हुआ है, n-1 V नॉट और बाय 8, बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल का वॉल्यूम हो जाएगा, तो V नॉट कॉमन ले लोगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 - 1 तो 8, मतलब 7 आ जाएगा, 7 n+1 और डिवाइड बाय, दैट्स द आंसर। So volume of first cell is equal to this much. Okay. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ ज्यादा बिग नहीं था ये, ठीक है ना, एक बार हम एडियाबेटिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लगा दिए, ठीक है ना, उससे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये नहीं था, इसमें कोई और क्वेश्चन है क्या, देखो।
तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट में थोड़े क्वेश्चन जो है ना उधर सेकंड लॉ वगैरह से है, ठीक है ना। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन देखो जरा। एक क्वेश्चन 51 देखते हैं, देखो जेस 2019 का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जेस 2019, it says a diatomic gas at room temperature is expanded at constant pressure P naught if heat absorbed by the gas is 14 joules. What is the maximum work done in joules that can be extracted from the system? ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन कितना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सिस्टम से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, ए डायटोमिक गैस इज एट रूम टेम्परेचर is expanded at constant pressure P naught. If the heat absorbed by the gas is this much, what is the maximum work in joule that can be extracted? मतलब work done by the system निकालना है बेसिकली, समझ गया ना। मैक्सिमम वर्क जो निकलेगा ना वो बेसिकली हमारा इसमें निकल जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है ना। तो मतलब जो हम लोग देखो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जो हम लोग लिखते हैं ना वो रिवर्सिबल के लिए, जैसे ही आप लिख रहे हो ना dq इक्वल टू du प्लस dw, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। दैट इज फॉर, तो बस वही मैक्सिमम वर्क डन वहीं से निकल आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा, देखो dq इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हीट कितना एब्जॉर्ब किया इसमें, डेल्टा क्यू इक्वल टू, इसमें लिखा हुआ है 14 जूल्स, ये हीट एब्जॉर्ब लिख दिया गया है। अब इसमें वर्क डन एक्सपेंडेड बोला गया था, diatomic gas is expanded at constant temperature if the heat absorbed is this, what is the maximum work in joules that can be extracted from system, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क डन हमें बताना है कि कितना सिस्टम करेगा, और आइडियल गैस दिया हुआ है डायटोमिक आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर इज, तो इसमें डायटोमिक गैस है, ठीक है ना। तो F इक्वल टू हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो 5 ले लेते हैं, ठीक है ना, बहुत हाई टेम्परेचर भी तो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो 5 अगर ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, आइडियल डायट a diatomic ideal gas at room temperature is expanded at constant pressure P naught if the heat absorbed by the gas is this, heat absorbed दिया हुआ है dq, what is the maximum work in joule that can be extracted from the system। तो देखो इसमें ऐसा है ना, कितना एक्सपैंड किया गया वो नहीं बोला गया है ना। dq इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं du और प्लस dw, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है इज एक्सपैंडेड एट कांस्टेंट प्रेशर पी नॉट, से पी नॉट का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, पी नॉट इज नॉट गिवन। If the heat absorbed by the gas is this, what is the maximum work that can in joules that can be अच्छा इसमें एक इंफॉर्मेशन लेकिन दिया हुआ है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कैसा है, आइसोबारिक है ना, आइसोबारिक है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखो इसमें ऐसा होगा कि हम लोग ये रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है ना, दिस इज एट रूम टेम्परेचर, और प्रेशर जो है ना पी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये फिक्स कर डी क्यूब हमारा फिक्स किया हुआ है, डी डब्ल्यू मैक्सिमम करना है।
तो अगर हम डेल्टा यू निकालेंगे ना, डेल्टा यू, तो ये तो ऐसा हो जाएगा F/2 NR और इंटू डेल्टा टी, ये हो गया हमारा डेल्टा यू। इज दैट ओके? अब हम लोग यहाँ से देखिए डेल्टा डब्ल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा हो जाएगा पी नॉट और इंटू डेल्टा वी, पी डी वी होगा ना, तो इसमें पी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो ये लिख देना होगा। तो अगर हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन से लिखें, देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो P कांस्टेंट अगर कर देते हैं तो P इन नॉट इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू एन आर और इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली एन आर और इंटू डेल्टा टी, तो दैट इज द एन आर डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो डी यू वी हैव दिस एंड डी डब्ल्यू ये आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर भी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, देखो हमारा आ जाएगा कितना, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 प्लस F/2 आ जाएगा। रिमूव कर देंगे। एक मिनट, तो देखो यहाँ पे हम डेल्टा यू तो यही होता है ना, और कांस्टेंट प्रेशर पे है तो पी नॉट डेल्टा वी, इसको एन आर डेल्टा टी लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ पे 1 प्लस इन सबको हम इसमें पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एन आर डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस F/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन आर और डेल्टा टी, यही आ रहा है ना? ठीक है, अच्छा इसमें कितना मोल बताया हुआ, कितना मोल है? नहीं नहीं, हम समझ क्या, अच्छा हाँ वही, तो चलो लिख देंगे, वर्क को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो अच्छा यहाँ से, हाँ मतलब वही है, जानते हो इसमें जो है ना बेसिकली यही हो जाएगा, क्या बोलते हैं, तुम लोग सही कह रहे हो। ठीक है ना? इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों को, है ना? यहाँ से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा यू और बाई डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, F/2। ठीक है ना? तो डेल्टा यू को लिख देंगे हम F/2 और इंटू डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है ना? तो बस यहाँ से अब इसको पुट करेंगे, तो डेल्टा यू की जगह F/2 और इंटू डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है ना? तो डेल्टा डब्ल्यू जो आ जा रहा है हमारा यहाँ पे 2 और बाई F+2 और इंटू डेल्टा क्यू, ऐसा आ गया। तो इसमें जो है ना देखो 2, और अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस का 5 मान लेते हैं, तो 5 + 2 और इंटू ये कितना दिया हुआ था, 14। ठीक है ना? 7 4 आ रहा है ना आंसर, 4 दिया हुआ है क्या, देखो 4 दिया हुआ है। हाँ, इसमें जानते हो मैक्सिमम वर्क डन जानते हो, बेसिकली अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ना, मैक्सिमम कैसे पता चले, चलो ठीक है। तो देखो इसमें जो है ना डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 निकल गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमम वर्क डन हुआ? ठीक है ना? तो ये मैक्सिमम जानते हो इस सेंस में होगा कि हम लोग ये जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो इसमें जो है ना ये बेसिकली आइडियबेटिक प्रोसेस, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ही वर्क डन, एक्चुअली क्या होगा, इरिवर्सिबल में ऐसा होगा ना कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना, वो हो सकता है कि फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी यूज हो जा रहा है, समझ गया ना? तो इसीलिए कुछ लॉस हो जाता है हीट का। ठीक है ना? तो ये मतलब मैक्सिमम इन दैट सेंस है कि ये हम मानकर चल रहे हैं कि रिवर्सिबल, ये इक्वेशन जो लिखा जाता है ना, ध्यान रखोगे, ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये किसके लिए है, फॉर रिवर्सिबल के लिए है ये, दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना? तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ठीक है ना? ठीक है, तो इसीलिए इसको मैक्सिमम वर्क डन बोला जाएगा। और रूम टेम्परेचर देखो बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है ना यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना ले रहे हैं, 5। अगर हाई टेम्परेचर होता तो फिर कितना लेते हैं, 7 ले लेते हैं ना, तो फिर इन दैट केस 7 लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर स्टॉप करेंगे। देखो जरा कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है तुम लोग को कि जो थोड़ा टफ हो सकता है? कौन सा? 79, देखो जरा 79 कौन सा है? अच्छा स्प्रिंग, स्प्रिंग दिया हुआ इसलिए।
करो। इसमें लिखा है कॉपी हो गया तुम लोगों का सबका? ठीक है, देखो इसमें लिखा गया है, एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज कन्फाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बाय स्प्रिंग loaded piston as shown in figure. Initially the gas is at temperature T1, pressure P1 and volume V1, and the spring is in relaxed state. The gas is then heated very slowly to temperature T2, pressure P2 and volume V2. During this process the piston moves out by a distance x. ठीक है, ignoring the friction between the piston and the cylinder, the incorrect statement is. ठीक है, इसमें V2 P2 ऐसा करके दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, ये ध्यान रखोगे। अच्छा, इसमें ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें लिखा है V2 इक्वल टू 2V1, T2 इक्वल टू 3T1, तो फिर एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इक्वल टू दिस है। अच्छा, ये पिस्टन सारा मतलब आइडिया ये है ना, नॉन कंडक्टिंग है ना। नॉन कंडक्टिंग ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग मान कर चल रहे हैं कोई भी हीट रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, नहीं फ्रिक्शन भी नहीं दिया हुआ, लेकिन वॉल की बात कर रहे हैं। वॉल को हम लोग जो है ना नॉन कंडक्टिंग मानेंगे, ठीक है ना। विल अज्यूम दैट वॉल्स आर नॉन कंडक्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखो, इसमें देखो एक ऑप्शन दिया गया है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो प्रोसीड करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से, एक बार लिखते हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि V2 इक्वल टू अगर 2V1 है और T2 इक्वल टू दिया हुआ है 3T1, तो जो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगा ना वो हो जाएगा कितना, 1/4 P1 V1, ऐसा लिखा हुआ है। एक ऑप्शन चलो और लिखते हैं। तो इसमें फिर दिया है V2 इक्वल टू 2V1 और फिर दिया गया है T2 इक्वल टू 3T1, ऐसा है, ठीक है ना। देन एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना। तो डेल्टा U जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू 3P1 V1, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। चलो ये दो ऑप्शन चेक करते हैं, उसके बाद अदर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा है कि ये एक पिस्टन लगा हुआ है, इधर से ये कंटेनर है, इधर से एक स्प्रिंग लगा हुआ है। अब ये बोला गया कि ये स्टार्टिंग में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 था। बाद में ये मान लो ऐसा बन गया, यहाँ पे पिस्टन आ गया, ऐसा है। ठीक है ना, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे अब प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो अब बोला गया है कि देखो ये इधर मूव कर चुका है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन में कितना मूव कर गया, x, ठीक है ना। तो हमें बताना है वही x को रिलेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम लोग मानकर चल रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ हीटेड लिखा हुआ है ना, कि हीटेड, देखो जरा हीटेड लिखा था ना। हीटेड मतलब हीट सप्लाई किया गया ना इसमें। अच्छा, इसमें लिखा है ना, द गैस इज देन हीटेड वेरी स्लोली। अच्छा, तो हीटेड है मतलब हीट सप्लाई किया जा रहा है। हीटेड मतलब तो ये हुआ ना, हीट सप्लाई किया गया, तो एडियाबेटिक फिर नहीं होगा ये, समझ गया ना। इसमें हीट सप्लाई किया गया, हीट दिया गया है स्लोली, तो एडियाबेटिक नहीं होगा फिर ये, ठीक है ना। हीटेड बोल देने का मतलब यही हुआ ना कि हीट सप्लाई किया गया, अदरवाइज हीटेड का मतलब फिर क्या होगा, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखो इसमें बोला जा रहा है कि अब चलो इस कंडीशन को ये लगाते हैं। V2 इक्वल टू 2V1 दिया हुआ है और T2 इक्वल टू
3T1। तो बोला जा रहा है स्प्रिंग का जो एनर्जी होगा ना वो इतना होगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, देखो इसमें क्या होगा। अगर हम देखिए ये स्प्रिंग कंप्रेस कितना हो गया है, तो स्प्रिंग का जो एनर्जी होगा यू ऑफ स्प्रिंग तो हम जानते हैं कितना होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो जानते हो, एक्चुअली जानते हो ये, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, दिस इज वर्क डन ऑन स्प्रिंग, ऐसा होता है ये, समझ गया ना। दिस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन स्प्रिंग, ठीक है। ये अगर किसी स्प्रिंग के ऊपर आप इतना वर्क करोगे ना, देखो ऐसा होता है ना, जैसे कोई स्प्रिंग है उसके ऊपर आप वर्क करेंगे तो वही वर्क स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन स्प्रिंग, ठीक है ना। तो ये वर्क डन ऑन स्प्रिंग के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वर्क कौन करेगा, गैस। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस, बाय गैस, ठीक है ना। तो हम लोग वर्क डन बाय गैस भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है ना। तो ऐसा करो, यहाँ पे डेल्टा W इज इक्वल टू ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा Q और माइनस डेल्टा U, ऐसा हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ दिया हुआ है, इसमें बोला है ना क्वेश्चन में कि हीट किया जा रहा है, देखो इट इज, अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सोच के पूछोगे ना क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी बोल दोगे कि उसमें भी हीट कर रहे थे अब इसमें भी हीट कर रहे थे, वहां पे एन सिलेंडर था, मैं हम तो, अब तुम जैसे क्वेश्चन पूछोगे वैसे हम आंसर भी कर सकते हैं, हम बोलेंगे वहां पे एन सिलेंडर था, यहाँ पे एक सिलेंडर है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सोचो उसको, देखो उसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि उसमें हीट कर दिया तो एडियाबेटिक हो गया, तो इसमें हीट कर रहे हैं तो एडियाबेटिक क्यों नहीं होगा। उसमें क्या था, एन कंपार्टमेंट था और उसमें से एक कंपार्टमेंट को सिर्फ हीट किया जा रहा था, तो उस कंपार्टमेंट को हम बोले थे एडियाबेटिक, जिसको हीट नहीं किया जा रहा था उसको बोले थे ना। अब तो यहाँ पे तो एक ही कंपार्टमेंट है ना, अब इसी को क्या वो कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है एडियाबेटिक। तो फॉर द टाइम बिंग तो यही मानना पड़ेगा कि एडियाबेटिक नहीं है, ओके। इसको जानते हो थर्मोडायनेमिक्स से नहीं बन रहा है, ये मैकेनिक्स लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। देखो मैकेनिक्स लगाते हैं अब इसमें, देखो क्या करना होगा, इसमें कुछ इनिशियल कंप्रेशन मानना पड़ेगा। इनिशियल कंप्रेशन है एक्स नॉट, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। देखो इसमें ये एक्स नॉट क्या मानकर चल रहे हैं, इनिशियल कंप्रेशन, ठीक है। और इसमें इनिशियली उसको रिलैक्स बोला क्या है, बोला गया है क्या, देखो नहीं बोला, रिलैक्स स्टेट बोला है। नहीं रिलैक्स कैसे हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हाँ सही कह रहे हो। तो चलो इसका इनिशियली रिलैक्स बोला है ना, तो हो सकता है ये, ठीक है ना। इसमें बाहर मानना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 मानो, समझ गया ना। तो अब जानते हो क्या होगा, देखो इधर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 और इधर से क्या लगेगा, इधर से P1 लगेगा। तो अब ये रुका हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे P1 जो है ना, दैट इज इक्वल टू P0 है, ये इज दैट ओके, ये लिखना पड़ेगा, P1 इज इक्वल टू P0। अब इधर से देखो यहाँ पे P0 भी लग रहा है, मतलब प्रेशर नहीं लगता है, ऐसे क्या लगता है, फोर्स लगता है ना। यहाँ पे ऐसे इधर से फोर्स लगेगा P0 इंटू एरिया और इधर से लगेगा P1 इंटू एरिया, तो दो इक्विलिब्रियम में तो दोनों इक्वल, एरिया एरिया कैंसिल, तो P1 इक्वल टू P0 आ जाएगा। नाउ यहाँ से P0 तो अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही। अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया एक्स, तो ये भी फोर्स लगाएगा इधर से K इंटू एक्स। अब इधर से लगेगा प्रेशर P2, इज दैट ओके। अब P2 देखो इसमें कितना दिया हुआ था क्वेश्चन, अब आइडियल गैस है ना, ये आइडियल गैस, तो हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, देखो ऐसा था ना, यहाँ पे लगाओगे P1 V1 इज इक्वल टू NR और T1, ऐसे लगाओगे, इज दैट ओके। अब इसमें लगाओगे, देखो P2 V2 इज इक्वल टू NR और इंटू T2, ये है ना। अब इसको डिवाइड करो दोनों को, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो P1 और ये हो जाएगा V1 और डिवाइडेड बाय P2 V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। अब इसमें दिया हुआ है, देखो T2 इक्वल टू कितना दिया है 3T1, तो लिखो यहाँ पे, तो P1 की जगह देखो P0 लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय ये हो गया P2, और V1 बाई V2 देखो कितना निकल रहा है यहाँ से, फर्स्ट वाला ऑप्शन लगा रहे हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग V1 बाई V2 इक्वल टू 1/2 आ गया, इज इक्वल टू
और T1/T2 कितना निकल जा रहा है 1/3, तो यहाँ से निकल जाएगा P2 इक्वल टू 3/2 इंटू P0, ये निकल जाए। ये हम फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो चेक कर रहे हैं अभी, तो P2 इतना निकल गया। इज दैट ऑल राइट? समझ में आया ना सभी को? हम एक बार देखो फर्स्ट सिस्टम के लिए लगाए PV इक्वल टू nRT, फिर सेकंड सिस्टम के लिए लगाए PV इक्वल टू nRT, दोनों को क्या किए डिवाइड किए। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था ना, तो डिवाइड किया तो V1 इक्वल टू आ रहा है हमारा V1/V2 निकालोगे ना यहाँ से 1/2, तो इसकी जगह 1/2 लिख दिया देखो यहाँ पे। और T1/T2 आप देखो यहाँ से आ रहा है T1/T2 1/3 लिख दिए, तो यहाँ से P2 निकाल लिया 3/2 P0। इज दैट ऑल राइट? तो ये आ गया। अब आप देखिए इसमें अब इक्विलिब्रियम लगाने वाले हैं इधर से, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम लगा दो इधर से, तो कितना आ जाएगा इक्विलिब्रियम लगाओगे ना, तो ऐसा आएगा देखो P0 और प्लस P0 इंटू एरिया, ऐसा होगा P0 इंटू एरिया, और इधर से आ जाएगा इंटू प्लस KX इज इक्वल टू, इधर से आ जाएगा P2 इंटू एरिया, ऐसा होगा। इज दैट ओके? P2 इंटू एरिया, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ से बेसिकली ऐसा होगा कि P2 का वैल्यू पुट करो तो A इंटू P0, इक्विलिब्रियम इसका लगा दिए, इधर से देखो फोर्स जो लगेगा P0 इंटू एरिया, और स्प्रिंग फोर्स लग गया KX, और इधर से फोर्स लगेगा वो P2 इंटू एरिया हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए ऐसे होगा ना, टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल राइटवर्ड फोर्स, तो ये लिख देंगे। अब आप देखो यहाँ से K इंटू एक्स इज इक्वल टू P2 हमारा कितना निकला था 3/2 इंटू P0 इंटू एरिया, तो इसको इधर ले आओगे तो K इंटू एक्स जो निकलेगा ना, दैट विल बी इक्वल टू K इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3/2 और इंटू P0, नहीं 1/2 हो जाएगा ना, 1/2। इज दैट ऑल राइट? इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ से देखो कि इसको जो है ना ऐसा करो कि हम x जो लिखा है ना, तो P0 इंटू एरिया निकल गया ये, है ना, चलो x निकाल लेते हैं। x इक्वल टू हमारा निकल जाएगा P0 इंटू एरिया और डिवाइडेड बाय 2/K, ऐसा आ गया कुछ। इज दैट ओके? तो हम लोग एक्चुअली x हमें पता है, x को मत निकालो, k को निकाल लेते हैं। k x जो है ना ऐसे निकल जाएगा, देखो एक्चुअली इसमें ऐसा होगा a इंटू एक्स निकालोगे ना, तो ये निकलेगा हमारा V2 माइनस V1, क्योंकि देखो a एरिया हो गया और x जितना बढ़ा उतना ही तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, a इंटू एक्स जो है ना ये इतना है, तो V2 हमारा कितना निकला हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, V2 इज इक्वल टू कितना है 2, आंसर इसमें V1 में ही दिया हुआ है ना, ठीक है V1 2V1 है और इंटू V1, तो a इंटू एक्स जो है ना इतना है, तो x जो हमारा निकला हुआ है भाई, ये बोल रहे थे ना V1 बाई एरिया है ये, ठीक है ना x। तो चलो हम ये सब पुट करेंगे अभी, ठीक है ना। तो देखो x इतना निकला हुआ है, तो हम लोग अब पुट करते हैं। तो देखो हमें एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकालना है ना, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हाफ और k, तो k को हम जो है ना यहाँ से पुट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, k इक्वल टू आ जाएगा हमारा P0 मतलब हाफ P0 इंटू एरिया बाय x और इंटू ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक कैंसलेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 और P0 इंटू एरिया और इंटू एक x बच जाएगा, तो x का वैल्यू हमने निकाल रखा है ना यहाँ पे, तो इसको पुट कर देते हैं, तो V1 बाई, इज दैट ऑल राइट? देखो यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, एक x बचा ना, दूसरी जगह V1 बाई एरिया, एरिया कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ P0, हाँ तो ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना 1/4 और P0 इंटू V1, और P0 हमारा एक्चुअल में P1 है, तो 1/4 इंटू आ जाएगा P1 इंटू V1, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब वो जानते हो, मतलब समझ में आया ना। इसमें थर्मोडायनेमिक्स हम देखो लगाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो इसमें बोला गया हीटेड, इसको हीट किया गया। अब हीट तो किया गया तो हीट तो लेना पड़ेगा, अब हीट दिया नहीं है लेकिन कितना है, तो इससे समझ में आ गया कि हीट जब दिया नहीं है तो हम इसको लगा के क्या करेंगे, ठीक है ना, तो इसका कोई यूज नहीं था। तो फिर वही हमें समझ में आया कि फिर ये इस मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें इक्विलिब्रियम लगाना पड़ गया, ठीक है ना, इसमें इक्विलिब्रियम लगा दिए, ठीक है ना। तो ये अच्छा देखते हो, मतलब एक्चुअली प्रोसेस कैसे होता है सॉल्व करने का क्वेश्चन। जैसे पहले से हमें मतलब मान लो उतना हमने ध्यान से नहीं पढ़ा क्वेश्चन, तो हम स्टार्टिंग में लिख रहे थे कि इसमें कुछ इनिशियल कंप्रेशन मान कर चल रहे थे इक्विलिब्रियम लाने के लिए, क्योंकि इधर से प्रेशर लग रहा है तो इधर से कुछ लेना पड़ेगा ना। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिख दिया कि इनिशियल कंप्रेशन 0 है, तो इसका मतलब है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अब क्या लेना पड़ेगा आपको, इधर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिए और फिर उससे पता चल गया कि P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। अब जब स्टार्टिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप में भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, चलो ठीक है, तो अभी ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखो कुछ क्वेश्चन ये जानते हो, देखो क्लास में क्या होता है कि किसी बिगिनिंग होता है, समझ गया ना। तो हमने इस असाइनमेंट का एक तरह से बिगिनिंग करा दिया है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब जानते हो आप लोग को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे कम से कम 15-20 क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ कल, चलो कल दूसरा कुछ ये रख देंगे फिर, ठीक है ना।